Hello everyone, I hope you all are doing fine. So today I'm here to discuss the next part of the chapter that I have started and मैं previous lecture में क्लास सिक्स का साइंस का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 मैंने स्टार्ट किया था, तो आज उसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। एंड पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम कंसिडर करते हैं विल से कि मटेरियल की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, राइट। So I'll start with the first property, and this is the properties of material. And the first property is appearance. Appearance के केस में we have further two things कि जो मटेरियल है हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो शाइनी या लस्ट्रस हो सकते हैं, मीन्स उनमें शाइन होता है, या फिर वो डल हो सकते हैं, राइट। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। वुड जो है वो अलग दिखता है, आयरन जो है वो अलग दिखता है, प्लास्टिक जो है वो अलग दिखता है। अपेयरेंस वाइज टोटली जो मटेरियल्स हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, राइट। तभी उनसे अलग अलग काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। तो इस केस में कुछ होंगे जो शाइनी होंगे, जिनमें एक चमक होगी, एंड कुछ होंगे जो डल होंगे, मीन्स उनमें विल से कैन से नॉन लस्ट्रस, मीन्स उनमें वो शाइन नहीं है, राइट। नाउ इफ आई से कुछ मटेरियल्स को अगर हम बात करूँ, शाइनी की बात करें, तो हाउ यू विल चेक कि कोई मटेरियल शाइनी है। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ शाइनी मटेरियल्स यू कैन कट द कॉर्नर्स ऑफ दैट मटेरियल और रब द मटेरियल। तो इससे आपको पता लग जाएगा, कटिंग से अगर उसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं देन वो मटेरियल जो है वो शाइनी है और वो लस्ट्रस कैटेगरी में आता है। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, रबिंग से भी नहीं हो रहा, देन इट इज़ डल। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ अपेयरेंस वाइज, मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर शाइनी। मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, और मेटल्स में वी कैन हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल इफ आई से सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, एक्सेट्रा। सो वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स इन केस ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं, बट कुछ मेटल्स की जो चमक है वो विद द टाइम कम हो जाती है। उसका बेसिकली रीज़न क्या होता है कि मेटल्स जो हैं एयर, हवा के साथ रिएक्ट करके उनका जो शाइनी नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या स्लोली स्लोली कम हो जाता है। सो इन दैट केस इफ आई से कि कुछ मेटल्स विद टाइम जो है वो नॉन लस्ट्रस कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि एयर के साथ उन मेटल्स की रिएक्टिविटी हो जाती है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम उसको। उसके कारण जो मेटल का जो शाइनी नेचर है वो नॉन लस्ट्रस की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। So with the time, if I'll say, these metals will definitely they will lose their shine. The main reason is behind this is कि वो they will react with the they will start reacting with the air के अंदर हवा में जो भी ऑक्सीडेंट्स हैं वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको डल बना देते हैं। So I'll write it again. Metals are shiny, but with the time, some of them may some of them lose their lustrous nature because reason क्या है of oxidation with air, or in other words if I'll say air react with metal
and make it dull or non-lustrous. So if I'll ask the question, what is the reason that the metals lose their lustrous character with time, तो उसका जो आंसर है आपने ये लिखना है. उसका आंसर ये होगा बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन विद एयर. हवा के साथ उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्टिविटी हो जाती है, और इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि एयर के कारण, हवा के कारण जो है मेटल्स का जो नेचर है वो शाइनी से डल हो जाता है, वो बहुत डल से कलर के हो जाते हैं. राइट नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करना है, उसके विल से कट करो कॉर्नर्स को, या फिर सैंड पेपर के साथ उसको हम रब कर सकते हैं. रबिंग से एक चमक आती है मटेरियल में, अगर उस मटेरियल में वो चमक होगी इट मीन्स वो मटेरियल जो है शाइनी कैटेगरी में आएगा. और मेटल्स ही होते हैं दैट कम्स इन दिस कैटेगरी ऑफ कि वो शाइनी है. राइट नाउ अगर मैं बात करूँ, आपने आयरन स्मिथ की शॉप पर अगर आप गए हो तो वहाँ पर भी वो मेटल्स के साथ इफ आई से कि डील कर रहा है. राइट लोहे के साथ वो डील कर रहा है. उस टाइम पर यू विल से कि जो न्यूली मेड कोई भी मेटल है, न्यूली मेड कोई भी प्रोडक्ट है उस स्पेसिफिक मेटल का, वो बहुत ही शाइनी होता है. तो अब वहाँ इन अगर गए हो देन यू कैन सी. अदरवाइज नॉर्मली आप अपने सराउंडिंग्स में मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं दैट कुड बी एनीथिंग इन योर सराउंडिंग, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो एंड यू कैन इवेल्युएट कि हाँ ये शाइनी है और ये नॉन शाइनी है. राइट कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो पॉलिशिंग के साथ जैसे शाइनी बनाए होते हैं फल से, कि जैसे वुड है, वुड के ऊपर ना पॉलिशिंग कर दी जाती है एंड इट विल बिकेम शाइनी. तो फल से कि इनिशियली नॉर्मली इट इज़ नॉट शाइनी, बट हाँ हमने अपनी तरफ से उसके ऊपर विल से कि ऑयल पॉलिशिंग की, उसके कारण इट बिकेम द वो शाइनी कैटेगरी में या लस्ट्रस कैटेगरी में आने लग जाता है. राइट तो अपेयरेंस वाइज डेफिनेटली जो मटेरियल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं. तभी जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि इस प्रॉपर्टी को हम कंसिडर करते हैं अपेयरेंस की, उसी बेसिस पर इफ आई से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं स्पेसिफिकली मटेरियल से. राइट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ना आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट दी थी, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं किया था. तो आज के सेशन में हम वही करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ को. नेक्स्ट इफ आई से सो आई एम रेजिंग दिस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. कुछ मटेरियल्स हैं डेफिनेटली वो हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. राइट तो अगर आप किसी भी मटेरियल को वो देख रहे हो या आपके सराउंडिंग्स में कोई भी है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्कर, राइट सो इफ आई प्रेस इट, राइट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रेस इट. इसको प्रेस करना डिफ़िकल्ट है. ऑन द अदर हैंड इफ आई से लेट्स सपोज दिस इज डस्टर एंड दिस इज द स्पॉन्ज, इसको प्रेस करना कंपैरेटिवली इजी है. राइट तो ये सॉफ्ट है एंड डस्टर का जो ये पार्ट है, या मैं बोलूँ मार्कर का जो ये बॉडी है, इट इज़ डेफिनेटली हार्ड. कंप्रेस करना इसको मुश्किल है. सो उसी बेसिस पर वी हैव जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी है, इसी की बेसिस पर वी हैव हार्ड मटेरियल्स एंड द सॉफ्ट मटेरियल. जो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसमें जो नेक्स्ट इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. तो इसी बेसिस पर हमारे पास दो मटेरियल्स आ जाते हैं, दो कैटेगरीज आ जाती हैं मटेरियल्स की. वन इज हार्ड मटेरियल्स, अदर इज सॉफ्ट मटेरियल्स. तो अगर मैं बात करूँ हार्ड मटेरियल्स कौन से होंगे, जिनको कंप्रेस करना या जिनको प्रेस करना जो है दैट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड सो इजली, जिनको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता या कंप्रेस नहीं किया जा सकता है इजली, वो होंगे हार्ड मटेरियल्स. ऑन द अदर हैंड जो मटेरियल्स हैं इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो हमारे आएंगे सॉफ्ट मटेरियल्स की कैटेगरी में. So materials are that are difficult to compress and stretch are hard. On the other hand, if I talk about the soft, in this case, that are easy to stretch and compress. That are easy to stretch and
compress. In this case, if I'll write the example, the sponge is good example, cotton is good example. On the other hand, in this case, if I'll say any metal, अगर मैं मेटल की बात करती हूँ कोई भी, एंड इसके साथ साथ if I'll say wood, hard to compress and stretch. So in this case, so this is a second property of matter जिसको हम डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उसी की बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, राइट. सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके अलावा भी डेफिनेटली और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अगर मैं और प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ अपीयरेंस के अलावा कि शाइनी है या नॉन शाइनिंग है, डल है, तो कई मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ उनका सरफेस जो है वो रफ होता है, राइट. कई मटेरियल्स का जो सरफेस है वो स्मूथ होता है. जैसे कि मैंने वुड के केस में आपको एग्जांपल दिया था कि वुड नॉर्मली जो वुड है डेफिनेटली इट इज़ नॉट शाइनी, बट हाँ उसके ऊपर ऑयल पॉलिशिंग, उसके ऊपर पॉलिशिंग करके उसको शाइनी एंड स्मूथ बनाया जाता है. सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो इफ आई से दैट इज द अनदर प्रॉपर्टी दैट वी कैन कंसिडर इन केस ऑफ मटीरियल्स. सो रफ और स्मूथ सर्फेस. सो इस कैटेगरी में आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं. नेक्स्ट इज rough and smooth surface, राइट. इसके अलावा और प्रॉपर्टी जो हम कंसिडर कर सकते हैं, ये मैंने ना प्रीवियस पार्ट में जब आपको लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी लिखा था उसमें आई हैव नॉट मेंशन दीज फ्यू पॉइंट्स, सो आप इसको नोट कर लेना. नेक्स्ट है इफ आई सी कलर, डेंसिटी. अपार्ट फ्रॉम इट द अनदर इम्पॉर्टेंट and if I'll say property that we can include, और properties कौन सी हो सकती है, solubility. This is important, solubility. So I will discuss this. Color or density, they are very simple. So solubility जो property है इसको मैं discuss करूँगी on this basis. Solubility, it is a property of material to dissolve in liquid. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो मटेरियल है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है. उसी बेसिस पर वी हैव टू टाइप ऑफ मटेरियल. वन इज सॉल्युबल मटेरियल्स एंड अदर वन आर द इनसॉल्युबल मटेरियल्स. सो अभी मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी, आप इसको नोट कर लीजिए. नाउ बिफोर giving the full explanation of this, what is soluble and what is insoluble, sorry. So if I'll let's take the example of few things and we even you can perform this at your place also. आप अपने घर पे या स्कूल में आप परफॉर्म करोगे, आपके स्कूल टीचर आपसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप कुछ मटेरियल्स ले रहे हो एंड उनको आप वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो. फॉर एग्जांपल एक तरह से शुगर यू आर टेकिंग, ठीक है, सॉल्ट ले रहे हो एंड चॉक पाउडर ले रहे हो, एंड उसके अलावा यू कैन से सॉइल और यहाँ ऊपर से सैंड, कुछ भी ले सकते हो, सॉइल या सैंड आप ले सकते हो. एंड उसके अलावा सॉ डस्ट, सूखी जो घास फूस होता है वो ले. तो नाउ जस्ट ट्राई, ये 5 प्रोडक्ट्स हमने लिए. इसके अलावा एडिशनली डेफिनेटली आप फॉर एग्जांपल आप क्ले ले रहे हो, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं और इसके साथ साथ ग्लास पीसेस, हमने 7 प्रोडक्ट्स लिए. नाउ वन बाय वन इफ आई आस्क यू, और अगर आप सोचो तो शुगर है, चीनी है, उसको हम लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं, सो डेफिनेटली मिक्स हो जाता है. सॉल्ट भी मिक्स हो जाता है. चॉक पाउडर है जो वो मिक्स नहीं होगा. सॉइल या सैंड जी ये मिक्स नहीं होगा. सॉ डस्ट मिक्स नहीं होगा. क्ले मिक्स नहीं होगा एंड ग्लास पीसेस मिक्स नहीं होंगे वाटर के अंदर. सो ये किस बेसिस पर हमने डिसाइड किया या फिर इससे हमें किस प्रॉपर्टी का पता लगता है, वो होती है सॉलिबिलिटी. उसी बेसिस पर वी हैव टू टाइप ऑफ मटेरियल, वन इज सॉल्युबल, अदर वन इज इनसॉल्युबल. सॉल्युबल मटेरियल वो होगा जो
पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, राइट? स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट वाटर, वाटर के अंदर दे विल डिजॉल्व, right? On the other hand, insoluble materials are those materials that are not, they don't dissolve in water, or they don't get mixed with water properly. तो उसी बेसिस पर वी हैव टू मटेरियल्स ना। अब इस केस में अगर मैं बात करूँ, शुगर जो है वो सॉल्युबल में आएगा बिकॉज ये कम्प्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। सॉल्ट डू कम्स इन द सॉल्युबल बिकॉज इट विल ऑल्सो गेट कम्प्लीटली मिक्सड इन द वाटर। ऑन द अदर हैंड जो ये बाकी बचे हुए मटीरियल्स हैं, ये लिक्विड के अंदर completely मिक्स नहीं होते हैं, they are not soluble, they don't get dissolved inside the liquid, so that is why they are insoluble. So I'll write the definition of these two things, and apart from this आपने और भी examples लिखने हैं, and आप सभी students ने examples जो है soluble और insoluble के you can mention in the comment box, right? So I'm raising this on, अभी इसका हम लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको बोला soluble material that get completely mixed or dissolved in water, dissolved in liquid, and here specifically if I say that is water. For example, we'll take the example of oil also, oil वाला point भी हम discuss करेंगे. On the other hand, अगर मैं insoluble की बात करूँ तो insoluble के केस में आपने क्या करना है, that do not get, ये do not get completely mixed. You do not get completely mixed in the liquid, so it is insoluble in nature, right? तो and one more thing, soluble के केस में it will not it will not appear, मतलब if I'll say कि जब आप उसको mix कर रहे हो तो and then completely mix हो जाता है और appear नहीं होता। insoluble में वो it do not get disappear, मतलब वो दिखता है material कि वहाँ अंदर है, वो mix नहीं हुआ है, so that is why it is insoluble, right? Definitely you can write another examples also. So in this case, if I now with related to this, if I ask you one question, for example कि जो liquid है उसके अंदर definitely जो liquids हैं, अगर मैं बात करूँ, हमने अभी देखा कि liquid के अंदर हमने solid को ही mix करवाया या dissolve करवाया। Now related to this I have one question, do other liquids also dissolve in water? कि और liquids, फॉर एग्जाम्पल ऑयल की अगर बात करें, और डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स हैं, क्या वो वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं? सो द क्वेश्चन इज, डू लिक्विड्स डिजॉल्व इन वाटर? सो लिक्विड जो है क्या वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं? इस केस में आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी लिक्विड, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ किसी ऑयल का, किसी जूस का, कोई इंक हो गया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सो इसका अगर मैं आंसर बात करूँ तो डेफिनेटली यस, यस, नॉट, आई विल नॉट से ऑल लिक्विड, बट यस, अगर यस, क्यों? बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल अगर कोई होगा लिक्विड, डेफिनेटली वो वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर कोई लिक्विड सॉल्युबल ही नहीं है तो वो डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा, राइट? सो डेफिनेटली लिक्विड्स वो वेरी करता है हम किस लिक्विड की बात करें, ऑन दैट बेसिस दे गेट डिजॉल्व, they get mixed with the water on the basis of their solubility. Solubility क्या है, उसका जो definition है वो मैंने आपको already explain कर दिया है। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ what they do, बेसिकली solubility के टाइम पर होता क्या है, जो भी लिक्विड अगर वाटर के साथ वो मिक्स हो रहा है, सो इट ड्यू टू solubility liquid will make strong bonding विद वाटर, वाटर के साथ उस लिक्विड की ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, वो बाइंड कर जाता है
ये बॉन्डिंग का जो टॉपिक है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि वो जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है उसके साथ, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। कोई भी लिक्विड की अगर मैं बात करूँ, इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर के अंदर लिक्विड की बात करूँ कि कौन कौन से जो लिक्विड्स हैं जो स्पेसिफिकली वाटर के साथ डिजोल्व हो सकते हैं, तो उस केस में इफ आई सी examples of liquids that dissolve in water. इस केस में we have acetone and similarly for say alcohol, ink, juice, etc. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मिक्स हो जाते हैं। आप यू कैन इवन डू इट एट योर होम। आप पानी का एक गिलास लो, उसके अंदर कोई अगर लेट सपोज घर पे जूस है, एनीथिंग, एनी लिक्विड फॉर्म दैट इज प्रेजेंट, उसको आप यूज़ करके यू कैन डेफिनेटली उसको मिक्स कर सकते हो, राइट। एंड बाकी इन योर स्कूल डेफिनेटली आपके क्लास टीचर करवाएंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। ज़्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकोगे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, राइट। थ्योरी वाला पार्ट आई एम कवरिंग हियर नाउ। अगर मैं बात करूँ, ऑयल की बात करते हैं, क्या क्या ऑयल डिजॉल्व होता है वाटर में? सो द आंसर इज नो, ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, डू नॉट dissolve in water. You can do this experiment at your home. What you can do is आप 2 या 3 ड्रॉप्स एक छोटे से बाउल में पानी डालो और ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स आप किसी भी ऑयल की डाल दो, तो आप देखोगे ऑयल की ना लेयर ऊपर ही रह जाएगी। ऑयल प्रॉपरली मिक्स नहीं होता। इवन इफ अगर आप उसको स्टिर कर रहे हो, प्रॉपरली मिक्स भी कर रहे हो, तो वो मिक्स नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो कि अगर मैं बात करूँ किसी जूस को या कोई इंक है उसको वाटर के अंदर डाल रहे हो, तो इंक प्रॉपरली स्प्रेड हो जाता है एंड डेफिनेटली कलर चेंज हो रहा है वाटर का, बट इंक जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है उस इफ आई से वाटर के अंदर। सो दैट कैन बी डिजॉल्व, बट ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। सो इसी के साथ इस तरह से जैसे कि मैंने बोला, आप कोई भी जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर, सिरका हो गया, इसको मिक्स करोगे ये हो जाएगा। बट इसी जगह आप मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एफएल से कोई भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, आलमंड ऑयल, कोई भी आप मिक्स कर रहे हो वाटर के अंदर, वो मिक्स नहीं होगा। तो इसी के रिलेटेड ना एक छोटा सा टेबल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। सो आई होप ये पार्ट समझने के बाद आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। उससे ये क्लैरिटी मिलती है हमें कि ऑयल मिक्स नहीं होते, तो जहाँ पर ऑयल वाला एग्जाम्पल लिखा है डेफिनेटली दे विल नॉट गेट डिजॉल्व, वहाँ पर आपने क्रॉस लगाना है, या यू विल राइट नो दे डोंट गेट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, और बाकी जो लिक्विड्स हैं वो डिजॉल्व होते हैं, राइट। सो आई एम इरेजिंग दिस। नेक्स्ट अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो स्पेसिफिकली जो है रिलेटेड टू डेंसिटी है, डेंसिटी के साथ है। बट बिफोर डूइंग दैट अगर मैं लिक्विड्स की बात करती हूँ, डेफिनेटली लिक्विड्स dissolve in water. Similarly, if I'll say gases, अभी जस्ट इमेजिन जो वाटर बॉडीज हैं, जो एनिमल्स हैं ओशंस में रह रहे हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना ब्रीथ होने के लिए, राइट। एंड दे आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है, या फिर इफल से वो तो पानी के अंदर रह रहे हैं, तो इट मीन्स गैसेस की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो सकते हैं। सो लाइक लिक्विड्स, gases also show solubility in water। इसमें एग्जांपल आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रही हूँ जो डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज
बेसिकली कि फ्लोटेशन और सिंकिंग कि जो मटेरियल है वो फ्लोट हो रहा है या सिंक हो रहा है, वो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी के विद रिस्पेक्ट है। अगर मैं लिक्विड में बात करती हूँ, जो मटेरियल्स हैं फ्लोट हो जाते हैं, मतलब ऊपर ही तैरते रहते हैं, डेफिनेटली दे आर लेस डेंसर एज कम्पेयर टू द वाटर। ऑन द अदर हैंड इफ आई से कि जो मटेरियल वो सिंक हो जाते हैं वो हैवी होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है स्पेसिफिक वाटर के विद रिस्पेक्ट, तो वो सिंक डाउन हो जाते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि फ्लोट एंड सिंक की मटेरियल उस बेसिस पर होते हैं फ्लोट एंड सिंक, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल कि मटेरियल कितना डेंस है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल्स दे आर मेंशन इन योर बुक। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीव्स की बात करती हूँ, सूखे पत्तों को हम पानी के अंदर डाल रहे हैं, राइट। सो इन दैट केस इफ आई से सूखे पत्तों को अगर पानी के अंदर डाल रहे हैं तो उस केस में डेफिनेटली वो सूखे पत्ते ऊपर तैरने लग जाते हैं, राइट। इट मीन्स वो फ्लोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्के हैं पानी की कंपैरेटिवली, वो बहुत, दे आर नॉट डेंस। ऑन द अदर हैंड अगर यही कोई मेटल का थिंग है, कोई हैवी चीज़ है, देन व्हाट इट विल डू, वो सिंक डाउन कर जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ स्टोन की, पत्थर की, वो भी नीचे चला जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हनी ड्रॉप जो है इट इज़ अ लिक्विड, राइट। हनी ड्रॉप जो है बट वो सिंक कर जाएगा, रीज़न बिकॉज हनी ड्रॉप का जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो सिंक डाउन कर जाता है, वो फ्लोट नहीं करता है, राइट। सो स्पेसिफिकली आई वांट टू राइट हियर हनी ड्रॉप will sink down when added in water। यहाँ आप मिक्स नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक ड्रॉप पानी के अंदर डाल रहे हो और वो नीचे चला जाएगा। जब तक आप मिक्स नहीं करोगे वो नीचे जाएगा, जब मिक्स कर दोगे फिर वो कम्प्लीटली सॉलेबल हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट्स की जो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं एंड वाटर के अंदर सिंक कर रहे हैं, सो आई विल राइट दोज एग्जांपल्स। ऑब्जेक्ट्स दैट float on water, इसमें वी हैव लीव्स, ड्राई लीव्स, पेपर पीसेस, थर्मोकोल एंड उसके साथ साथ फल से प्लास्टिक and wood pieces because they are less denser as compared to water. On the other hand अगर मैं बात करूँ objects that sink तो उसमें आएंगे मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक की हो गया, लॉक हो गया, मेटल ऑब्जेक्ट्स आएंगे। हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉइन आ गया, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे, इनका डेंसिटी जो है एज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा होता है, इसलिए वो सिंक डाउन कर सकते हैं। इन एडिशन विद दैट डेफिनेटली आप और एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। तो मैंने मेटल ऑब्जेक्ट्स लिख दिया, इसमें यू कैन से कि कॉइन हो गया, की हो गया, एंड इसके अलावा जो स्टोन है ये आ सकता है, राइट। वाटर का हमने देख लिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि ऑब्जेक्ट्स वो कौन से होंगे, ऐसे ही अगर वाटर इज अ लिक्विड, ऑयल इज ऑल्सो अ लिक्विड, फ्लोटेशन और सिंकिंग का प्रॉपर्टी तो फिर ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑयल के अंदर भी शो करने चाहिए, राइट। सो इन दिस केस इफ आई से कि ऑब्जेक्ट्स अगर वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जो ऑयल के अंदर भी फ्लोट करने चाहिए, तो उस केस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। जिन ऑब्जेक्ट्स का जो डेंसिटी है ऑयल से कम होगा वो फ्लोट करेंगे, उस केस में यू कैन राइट दीज ऑल एग्जाम्पल्स। ये सारी एग्जाम्पल्स वहाँ आएंगी जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं फ्लोट ऑन ऑयल की जो लेयर है, मतलब ऊपर जो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसमें आएगा, राइट। सो इफ आई से ऑब्जेक्ट्स जो हैं
फ्लोट करेंगे ऑन ऑयल, तो उसमें एग्जाम्पल्स यही आ जाएंगे। सो मैं सिर्फ यहाँ चेंज कर रही हूँ ऑन ऑयल, ये वही रहेगा। नाउ अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट्स कौन से सिंक करते हैं, तो उस केस में भी विल से यही आएगा। हाँ, सिंक ऑयल के अंदर। सो वी कैन राइट दीज एग्जांपल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा। तो फ्लोटेशन और सिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उसकी डेंसिटी के ऊपर है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट्स आर लेस डेंसर दे विल फ्लोट, इफ़ द ऑब्जेक्ट्स आर मोर डेंसर देन दैट स्पेसिफिक लिक्विड तो वो सिंक करेंगे। सो आई राइट दैट। So maybe in exams you will get such type of questions कि हाँ पूछ लिया जाता है what is the reason that dry leaves will float on the surface of water. So if the density of object is or density of material is less than liquid, liquid वो कोई भी हो सकता है, it will float if density is high, it will sink. तो ये आपने याद रखना है, इसी बेसिस पर ही हम फ्लोटेशन और सिंकिंग का जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो ये तो हमारा हो गया फ्लोटेशन और सिंकिंग। इफ आई से कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पर डेफिनेटली हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ देयर इज़ अ वन मोर प्रॉपर्टी एंड फ्यू अदर प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं उसके बारे में मैं पहले डिस्कस करूँगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप हाइड एंड सीक खेलते हो फल से, तो आप हाइड एंड सीक खेलते हो तो आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुपते हो जिनके विल से कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉल के पीछे छुप रहे हो, क्यों? क्योंकि वॉल के पीछे अगर छुप रहे हो तो आपको कोई देख नहीं पाएगा या आप नहीं देख पाओगे किसी को, राइट। तो एफल से इसी बेसिस पर जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो हम कहाँ थे? यस। सो अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी के ऊपर कि जब आप हाइड एंड सीक खेलते हो तो उस टाइम पर आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुपते हो जो जिनमें से आप फॉर एग्जांपल देख ना पाओ, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ आई से कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में से हमें सारा क्लियर दिख जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लास विंडो की बात करूँ तो ग्लास विंडो कि अगर आप एक साइड खड़े हो तो दूसरी साइड आप क्लियरली देख पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड सिमिलरली अगर आप वॉल के एक साइड खड़े हो तो दूसरी साइड आपको नहीं दिखेगा। उसी बेसिस पर वी हैव प्रॉपर्टीज। सो अगर मैं बात करूँ इसी बेसिस पर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है ट्रांसपेरेंसी, मीन्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आएंगे इस बेसिस पर। एक हमारे पास होते हैं ओपेक, एक हमारे पास आएगा ट्रांसल्यूसेंट। तो ये इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमारे पास जो है बेसिकली इफ से थ्री ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, क्लियर दिखता है, दैट दे आर द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड जैसे सिमिलरली आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो, राइट, तो वहाँ पर जो खाने वाली चीज़ें फॉर एग्जांपल कुकीज़ हो गया, टॉफ़ीज़ हो गया, वो उन्होंने ना ग्लास जार में रखे होते हैं ताकि उनमें से दिख सके। तो वहाँ पर जो ग्लास जार है दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, उसमें से क्लियरली दिखता है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूँ ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, सो जो भी प्रोडक्ट ग्लास से बने होंगे दे आर द ट्रांसपेरेंट। ऑन द अदर हैंड ओपेक, ओपेक क्या होगा?
materials through which we cannot see, materials through which we cannot see। तो इस केस में कोई भी कुछ भी हो सकता है हमारा, एक तरह से पेपर, थिक पेपर शीट हो सकता है, वॉल है, राइट। तो एनीथिंग जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते, सी थ्रू नहीं है, देन इट मीन्स दैट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। सो इस केस में एग्जांपल एक तरह से वुड, वॉल, एनी बॉक्स और एनीथिंग। अभी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इसके, ये आई होप ये दोनों आपको क्लियर है। नाउ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से हल्का हल्का दिखता है, मतलब नॉट क्लियरली, क्लियरली नहीं दिखेगा बट धुंधला धुंधला सा हमें आपको दिखता है। तो इस केस में लेट्स टेक द एग्जांपल, आपको अगर याद होगा जिन बच्चों ने वो चैप्टर किया है जिसके इसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड डिस्कस किया था, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो फैट का हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम फैट को कैसे एग्जामिन कर सकते हैं कि फैट है या नहीं। तो आपने क्या किया था, उसने पर एक्सपेरिमेंट में पेपर दिया था, फूड को पेपर को फूड के अराउंड रैप किया था, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था, तो उसमें से ऑयल, जो मतलब ऑयल लग जाता है पेपर के ऊपर। अभी यहाँ पर भी आपने वैसे ही करना है, आप नॉर्मल एक पेपर लो, आप क्या करो, लाइट के बिल्कुल सामने रखो उस पेपर को, और लाइट पेपर को अपनी आइज के सामने रख के फिर वैसे ही देखने की कोशिश करो कि क्या आपको दिखता है। डेफिनेटली आपको नहीं दिखेगा। ऑन द अदर हैंड आपने क्या करना है, पेपर के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देना है, फिर आप देखने की कोशिश करोगे तो बड़ा ही आपको धुंधला धुंधला सा लाइट दिखेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप उस स्पेसिफिक पेपर को अपनी आइज के सामने रख रहे हो और दूसरी साइड लाइट है, तो आपको बड़ा हल्का हल्का सा लाइट दिखता है। सिमिलरली ये आई थिंक आप सबने किया होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप ये कर भी सकते हो, अगर आपने नहीं किया, अपने जो हैंड्स हैं, हैंड्स के जो पाम है या ये वाला एरिया है, पाम वाला एरिया, यहाँ पर ना आप टॉर्च रख, मतलब ऑन करके टॉर्च ऐसे रख लो, तो आप क्या देखोगे, आपको इस साइड ना रेड रेड कलर दिखेगा, मतलब आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है बट हाँ दिख रहा है कुछ, राइट। सो इट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू हम क्लियरली नहीं दिख पा रहा है हमें, बट हल्का हल्का सा कुछ दिख रहा है, दोज ऑब्जेक्ट्स आर द translucent objects, so materials through which we can not see a clear picture but yes we can see, थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो विजिबल है। सो materials through which we can not see clear image but we can see blur picture। तो ये आते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं बात करूँ कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन से होते हैं, तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली वही वाले होंगे जिनके थ्रू हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है बट हाँ हल्का हल्का हमें दिख रहा है, राइट। क्लियरली नहीं दिखेगा। सो आई विल रेज इट एंड आफ्टर दिस आई विल राइट द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट और ओपेक की आपने और एग्जांपल्स अपनी लिस्ट में ऐड करने हैं। जो मैंने आपको एक टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट किया है वो आप कर सकते हो। तो हमारा जो पाम है, जब आप उसके ऊपर टॉर्च रखते हो ऑन करके, तो वो ट्रांसल्यूसेंट होता है उस टाइम पर, राइट। इट इज़ नॉट ओपेक, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट, बिकॉज हमें हल्का हल्का कुछ दिख रहा होता है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो जो है ट्रांस हाँ, हम ट्रांसल्यूसेंट की बात कर रहे थे। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास आएगा, एक तो आएगा स्टेन्ड ग्लास, कि थोड़ा गंदा हुआ हुआ कोई ग्लास है, उसके आसपास जैसे ग्लास विंडो है उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ डस्ट जमा हुआ है या हल्का सा कोई दाग लगा हुआ है, तो उसके थ्रू आप सी थ्रू आप देखोगे तो फिर आपको धुंधला धुंधला सा दिखता है। ऐसे ही आपको एक टिश्यू पेपर की अगर आप बात करो, टिश्यू पेपर के थ्रू आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। कुछ जो है प्लास्टिक जो है उसके थ्रू भी आपको ऐसा होता है, प्लास्टिक जो है दैट इज ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ, इसके साथ हमारी मेजर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। बट इसके अलावा वी हैव सर्टेन अदर प्रॉपर्टीज़। बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन कि हमने
ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल किया था कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो इसकी ज़रूरत क्या है, वाई वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, उसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, जैसे शॉपकीपर की एग्जांपल लेते हैं, तो उसके केस में शॉपकीपर ने या अपने घरों पर भी हमने जो सामान है बड़ी जगह पर रखा होता है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए उस सामान को ढूंढना। तो सबसे पहले तो बेस्ट जो रीज़न है वो होगा अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ही हम मटेरियल्स को और FLC की ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, सो द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू sort materials into groups. So first, for our own convenience, अपने कन्वीनियंस के लिए, एंड सेकेंडली टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हम मटेरियल्स को जो है ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एंड उसके साथ साथ इफ आई से टू ऑब्जर्व द similarities and dissimilarities between the objects। आपने एक बार प्रॉपर्टी स्टडी कर लिया, उसके बाद टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें टू ऑब्जर्व द पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, और इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, क्योंकि आपको फिर और इन डिटेल इफ से कि कन्वीनियंस के अलावा हम अपनी उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं मटेरियल की, और उसी बेसिस पर हम अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन। नाउ अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज दैट आई हैव डिस्कस्ड, देयर आर सर्टेन अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो they are the good conductors of electricity, means they allow the electricity to pass through it। जो भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे घर पर हैं डेफिनेटली वो डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, राइट। स्पेसिफिकली वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है डेफिनेटली वही ऑब्जेक्ट्स को वहाँ यूज़ किया जाएगा उन मटेरियल्स को, सॉरी उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। सो ऑन दैट बेसिस देयर इज अनदर प्रॉपर्टी जो कि होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी बोथ लिख रही हूँ। थर्मल मतलब हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसी बेसिस पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ materials, one are that comes in the category of conductors, other ones they comes in the category of insulators। so conductors होते हैं that allow the electricity to pass through them, that allow electricity to pass through them, and इसमें आते हैं हमारे पास metals। metals are the good conductors of electricity। on the other hand ये materials they do not allow electricity to pass through them। तो डेफिनेटली दे आर इंसुलेटर्स। अभी जैसे आप बात करो जो वायर्स होती हैं, वायर्स के ऊपर ना प्लास्टिक की कवरिंग होती है, अंदर उनके मेटल की वायर होगी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। बट आप नॉर्मली कोई भी इंस्ट्रूमेंट घर पे यूज़ करो उसकी वायर को आप टच कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि होती है प्लास्टिक की या एनी अदर मटीरियल जिसको हम बोलते हैं वो इंसुलेटर होता है, राइट। तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल आएगा प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये एग्जाम्पल्स आएंगे, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। सिमिलरली अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की स्पेसिफिकली बात करूँ, ये वो मटेरियल्स होंगे दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, तो बेसिकली उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वाई मैंने इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एक ही जगह लिखा है, राइट। नाउ
सो आई एम इरेजिंग दिस। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज मेलेबिलिटी और प्लास्टिसिटी। ये मैंने इसके जो ये प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ मैंने इनके ना पॉइंट्स लिखे थे, एक्सप्लेनेशन हमने नहीं किया था। सो बिफोर डूइंग मेलेबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी देयर इज वन मोर दैट इज मैग्नेटिज्म। तो ये मटेरियल वही होगा। मैग्नेटिज्म वो प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मैं लिखूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू शो मैग्नेटिक करेक्टर, मैग्नेटिक करेक्टर लाइक क्या होगा उसमें, अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये वही प्रॉपर्टी है जिसमें आप जिस बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। नेक्स्ट आती है एज आई टोल्ड यू मेलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी that allow an object to regain its shape, that allow an object to regain its shape once it is stretched, even after the stretching। अगर आपने किसी जैसे फॉर एग्जांपल रबर बैंड, रबर इज अ गुड एग्जांपल, रबर को आपने स्ट्रेच किया फिर से वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, रीगेन इट्स शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट वी हैव मेलेबिलिटी, इसको हम प्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी होती है कि हम उस स्पेसिफिक मटेरियल से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग इट। फॉर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज क्ले। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच material can be shaped into any form, material can be shaped into any form without breaking it, shaped into any form without breaking it। तो मेलेबिलिटी का हमारे पास एग्जांपल है क्ले, right? So with this we are done with this chapter and I have one additional question for you related to the flotation and sinking. What is the reason that ice float on the water? तो इसका आंसर आपने देना है मुझे and you can mention your answer in the comment box definitely. So the question is why ice float on water? क्या रीज़न है, आपने मेरे को आंसर बताना है। इसका हिंट मैंने जो फ्लोटेशन और सिंकिंग का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने तभी दे दिया था। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विद द न्यू टॉपिक, नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। सो वी आर डन विद चैप्टर 4 दैट इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, राइट? मटेरियल्स को सॉर्ट करना। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे सेपरेशन के मेथड्स के साथ। सो आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर है एंड कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, या आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो। डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर एंड आई होप थ्रू दिस दीज लेक्चर्स, थ्रू दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स मैं आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पा रही हूँ। कोई भी डाउट आता है आप मेरे से रिलेटेड टू द टॉपिक यू कैन आस्क, राइट? एंड अच्छे से पढ़ते रहो। एंड वन मोर थिंग, ये लेक्चर को सुनने के बाद मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी में कोई वर्ड कोई लाइन कुछ नहीं समझ आ रहा है, कनेक्ट विद मी, राइट? यू विल डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा आपकी प्रॉब्लम का। एंड अच्छे से पढ़ो, राइट? एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
We'll meet in the next part. Thank you.